पाई पाई जोड़कर अक्सर लोग अपने सपनों का आशियाना बनाते हैं। कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से डेवलप करते हैं ताकि वो उसको किराए पर दे सकें और बढ़ती उम्र में वो उनके बुढ़ापे की लाठी बन सके और वहां से एक निश्चित इनकम आ सके। लेकिन क्या होगा अगर वहां पर बुढ़ापे की लाठी को किसी की नजर लग जाए? जो घर, फैक्ट्री, कमर्शियल शॉप, आउटलेट आपने बनाए हैं उसके ऊपर एक ऐसा टेनेंट घुस जाए जो आपको किराया ना दे। उस ऐसे ही कुछ हुआ नोएडा में, जहां पर एक बुजुर्ग महिला के घर पर एक दंपति ने कब्जा कर लिया। किराया देना तो दूर, उन्होंने टेनेंसी से भी इनकार कर दिया और ओनरशिप पे भी क्लेम करने लगे। बुजुर्ग महिला सालों साल दर बदर भटकती रही और फिर उन्होंने रुख किया रेंट ट्रिब्यूनल का। चलिए परत दर परत इस पूरे सीक्वेंस को समझते हैं। बात शुरू होती है सन 2020 में, जब मनोरमा देवी जी ने गुप्ता जी को ये फ्लैट किराए पर दिया और 20,000 रुपए निश्चित किया महीने के मासिक किराए के तौर पर। इनिशियली 11 महीने जब तक एग्रीमेंट चल रहा था गुप्ता जी ने किराया दिया और उसके बाद उन्होंने एग्रीमेंट रिन्यू करने से मना कर दिया और किराया देना भी बंद कर दिया। 2021-22 में मनोरमा देवी जी ने कुछ उन्हें लीगल नोटिस भेजे, लेकिन उसका गुप्ता जी पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने किसी तरह का कोई रिप्लाई नहीं दिया और अब इधर साल बीतते जा रहे थे। फ्लैट से मनोरमा देवी जी की पकड़ ढीली होती जा रही थी। सन 2022 निकला, 23 निकला, 24 आ गया। 24 में फरवरी 2024 में मनोरमा देवी जी को किसी की सलाह अच्छी लगी और उन्होंने यूपी रेंट ट्रिब्यूनल का रुख किया। यूपी रेंट ट्रिब्यूनल में उन्होंने जाके क्लेम किया कि अमुक फ्लैट को मैंने अमुक आदमी को दिया है, अब उन्होंने मेरे को किराया देना बंद कर दिया है। इसके चलते यूपी ट्रिब्यूनल ने उनको समन किया और वहां पर बुलाया। वहां पर गुप्ता जी ने अपनी तरफ से दलीलें दी कि वो किराए को कैश में देते थे। गुप्ता जी ने अपनी दलीलें दी कि वो समय समय पर किराया देते रहे हैं और अब तक 9 लाख रुपए का किराया दे चुके हैं। जब ट्रिब्यूनल ने उनसे रसीद मांगी तो गुप्ता जी ने कहा रसीद नहीं है क्योंकि किराया कैश में दिया जा रहा था। तो अब गुप्ता जी के पास ये साबित करने के लिए नहीं था कि वो किराया कैश में दे रहे थे। इधर मनोरमा देवी जी ने अपना क्लेम लगातार ठोका हुआ था। क्या हुआ इस पूरी ट्रांजेक्शन में ऐसा गलत जिससे गुप्ता जी और मनोरमा देवी एक दूसरे के आगे आके खड़े हो गए और चीजें फंसती चली गई? अगर मैं इसको लीगल तौर पर देखूं तो यहाँ पर कुछ मेन गलतियां हुई। पहली, लीज डीड को रजिस्टर नहीं किया गया। दूसरा, गुप्ता जी की बात को अगर सही मान ले तो रेंट की ट्रांजैक्शन को कैश में दिखाया गया जिसकी कोई रसीद नहीं ली गई। पॉइंट नंबर 3, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं था जो वहां पर उनके रेंटल लॉस को बढ़ा रहा था। और पॉइंट नंबर 5, मनोरमा देवी जी ने उनको जब नोटिस सर्व करना शुरू किया तो उसमें काफी टाइम निकल गया और लगभग इसमें 3 साल का उनको सीधा सीधा नुकसान हुआ। अब बढ़ते हैं आगे इस केस में। जब ये सारी बातें ट्रिब्यूनल के सामने रखी गई और गुप्ता जी किसी भी तरह की कोई रसीद देने में कामयाब नहीं हुए तो ट्रिब्यूनल ने फैसला ये किया कि गुप्ता जी इज एट डिफॉल्ट। वो एक दूसरे के प्रोमाइसेस में रह रहे हैं, वो भी बिना रेंट पे किए हुए। तब ट्रिब्यूनल की तरफ से गुप्ता जी को एक ऑर्डर मिला और उन्हें 20 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पर देने के लिए कहा गया और ऐसा ना करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के प्रावधान भी वहां पर कोर्ट की तरफ से बनाए गए। तो इस पूरी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप किसी को भी अपना फ्लैट या मकान या फैक्ट्री कुछ भी अगर आप चीजें किराए पे दे रहे हैं, प्लीज गो हैव अ फॉर्मल लीज एग्रीमेंट विद देम। एग्रीमेंट कीजिए, एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाइए। थोड़ी सी स्टैंप ड्यूटी बचाने के चक्कर में आप एक लंबी कानूनी लड़ाई के पेच में फंस सकते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी ना सिर्फ आपको टेंशन देगी बल्कि ये आपको अपनी प्रॉपर्टी से भी दूर कर सकती है। तो रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लेकर आते हैं रियल एस्टेट से जुड़ा बेहतरीन कंटेंट आपके लिए ताकि आप एक बेहतरीन निवेश कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।